नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए फरवरी के सेकंड के लास्ट 4-4-5 डेज और थर्ड वीक का पूरा करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। कौन कौन से टॉपिक यहां पर कवर किए जाएंगे तो नेशनल करंट अफेयर हो गया, इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया, स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर यहां पर कवर होगा, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो हुए हैं उनकी बात यहां पर की जाएगी और बुक और ऑथर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, जो इन 2 वीक जो आप कह सकते हैं 1.5 वीक में जो क्वेश्चन बने हैं उनको यहां पर कवर किया जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। आप इनको एक बार थोड़ी वीडियो देखिए, आपको समझ आएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फरवरी के वीक से। यहां पर बात की जाए तो पहले बात होगी नेशनल करंट अफेयर की। जो भी नेशनल करंट अफेयर बना है उनकी हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को भारत सरकार ने लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? तो ये एडल्ट के एजुकेशन के लिए लॉन्च किया है। इसमें एजुकेशन फॉर ऑल को प्रमोट किया जाएगा, जिसमें 15 साल से ज़्यादा, जो 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनसे पहले वाले बच्चों के लिए तो खूब सारी स्कीमें चल रही हैं सरकार की, लेकिन इस वाली स्कीम में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में जो एडल्ट हैं, जो बड़े हैं, 15 साल से मतलब बड़ी एज के लोग हैं, उनको भी एजुकेशन का हक देने के लिए भारत सरकार ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2027 तक का इसका टारगेट रखा गया है, जो कि ऑल एस्पेक्ट कवर करेगा एडल्ट एजुकेशन का, जो एडल्ट्स हैं उनकी एजुकेशन का। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 54 ऐप्स को, जो कि चाइनीज ऐप है, उनको बैन कर दिया है। हाल ही में भारत ने और बहुत सारी ऐपों को बैन किया था जो चाइनीज से रिलेटेड थी, उसमें सबसे बड़ी थी टिकटॉक। लेकिन इन 54 ऐप में से सबसे बड़ी ऐप है फ्री फायर, जो कि एक गेमिंग प्लेटफॉर्म था जिसमें बच्चे, मैंने आज तक खेला नहीं है लेकिन बच्चे वगैरह इसमें बहुत बातें करते थे, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चित ऐप थी। इसको बैन किया गया भारत के द्वारा और इसके साथ साथ 54 चाइनीज ऐप को रिसेंटली भारत सरकार ने बैन किया है। भारत सरकार के जो इस समय पर माइटी मिनिस्टर है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इस ऐप को, इस बैन के पूरे सिस्टम को अनाउंस किया गया है। मैं आपको बता दूं तो इस समय पर माइटी मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव, साथ साथ ये रेलवे मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। भारत सरकार के पास कौन सा आर्टिकल है, कौन सा सेक्शन है जो कि पावर देता है कि भाई आप ऐप को, विदेशी ऐपों को बैन कर सकते हैं? अगर सिक्योरिटी का थ्रेट है तो सेक्शन 69(9)(a) के अंतर्गत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली अनाउंस कर सकती है, मतलब बता सकती है कि ये ऐप हमारे लिए थ्रेट है, इसलिए हम इसको बैन कर रहे हैं। और भारत सरकार ने चाइनीज ऐप को काफी बैन किया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि चाइनीज ऐप को किस सेक्शन के तरीके से बैन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, भारत के जो यूनियन मिनिस्टर है आर.के. सिंह, वो कौन से पावर के मिनिस्टर हैं? मैं आपको बता दूं, इन्होंने अनाउंसमेंट की है रिसेंटली में कि वो एग्रीकल्चर की फील्ड में 2024 तक डीजल को, जो भी डीजल का यूज होता है एग्रीकल्चर में, उसको चेंज कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में। मतलब डीजल का यूज कम हो जाएगा और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज ज्यादा हो जाएगा। रिन्यूएबल मतलब जो बार बार यूज की जा सके, जैसे विंड हो गई, विंड एनर्जी हो गई, वाटर से होने वाली एनर्जी हो गई, जैसे और दूसरे टाइप की जो एनर्जी है उनको ज्यादा कर दिया जाएगा और डीजल का यूज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा एग्रीकल्चर में 2024 तक। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये भारत सरकार इनिशिएटिव, भारत सरकार खुद भी कमिटेड है कि 2030 तक वो नॉन फॉसिल फ्यूल को ज्यादा यूज करेगी फॉसिल फ्यूल के कंपेयर में, मतलब शेयर बढ़ा देगी। जो यूज का शेयर है नॉन फॉसिल फ्यूल का, उनको बढ़ा दिया जाएगा 2030 तक। लेकिन भारत सरकार ये भी कमिटेड है कि 2070 तक वो नेट जीरो एमिटेड हो जाएगा, मतलब अपने यहां से जो पॉल्यूशन है उसको ऑलमोस्ट ना के बराबर कर देगा, मतलब इक्वल कर देगा, नेट जीरो रख लेगा। तो ये जितने भी इनिशिएटिव है, ये भारत सरकार 2070 और 2030 वाला जो इनिशिएटिव ले रखा है, कमिटेड है, उसके अंतर्गत ही, उसी के अंतर्गत भारत सरकार
एग्रीकल्चर को डीजल से मुक्त करने वाली है। डीजल की जगह नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने का टारगेट रखा है। कंप्लीट होता है तो बात करेंगे आगे। आगे बात करते हैं। अगला है रेलवे। इंडियन रेलवे ने सेटअप किया है कंट्री का मतलब भारत का सबसे बड़ा रेसलिंग स्टेडियम। कहां किया है? तो दिल्ली में किया है, दिल्ली के किशनगंज में किया है। ठीक है, याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अप्रूव किया है कि वो रेसलिंग एकेडमी बना रहा है और सबसे बड़ी बना रहा है, इंडिया की सबसे बड़ी। कहां पर? किशनगंज, दिल्ली में इसको बनाने की घोषणा की है। हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है? तो रेलवे के इस समय मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव। याद रखना है नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके मिनिस्टर पूछे जाते हैं। आगे बात की जाए तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी भारत के 14वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने इनॉग्रेट किया है दरबार हॉल को राजभवन में। राजभवन कहां पर है? तो राजभवन मालाबार हिल में मुंबई में लोकेटेड है। वहां पर ही इन्होंने दरबार हॉल को इनॉग्रेट किया है। याद रखना है इस इनॉग्रेशन में चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे भी अवेलेबल थे, साथ साथ वहां के राज्यपाल जी जो जिनका नाम भगत सिंह कोश्यारी है। नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है नाबार्ड। नाबार्ड कौन है? नाबार्ड एक बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन वगैरह ये प्रोवाइड कराता है। तो नाबार्ड ने जीवा प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। जीवा प्रोग्राम किस में मदद करेगा? तो मैं आपको बता दूं, नेचुरल फार्मिंग को ये प्रमोट करेगा। नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए नाबार्ड ने जीवा प्रोग्राम को स्टार्ट किया है और ये 11 स्टेट के कोलैबोरेशन से नाबार्ड के लॉन्च किया गया है। आपको ध्यान रखना है। यहां पर बात की जाए नाबार्ड की, तो नाबार्ड को स्थापित किया गया था, मतलब फॉर्म किया गया था 1982 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। गोविंदा राजुलू चिंताला जी इसके चेयरमैन है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है इंडिया श्रीलंका की मदद करने वाला है। नई जो वर्जन है आधार कार्ड का, आधार कार्ड श्रीलंका बनाना चाह रहा होगा तो उसमें भारत की मदद मांगी और भारत ने अप्रूव कर दिया है कि हम आपकी मदद करेंगे। जो भी नया वर्जन है आधार कार्ड का उसमें। यहां पर बात की जाए तो श्रीलंका बहुत ज्यादा चर्चित रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि इन्होंने अपनी फूड की कमी से इमरजेंसी लगाई और यहां पर जो मालिया हालत है, मतलब पैसों की जो फाइनेंशियली हालत है काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चर्चित रहता है इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मीडिया में। यहाँ पर बात की जाए तो इसकी कैपिटल, श्रीलंका की कैपिटल भारत का पड़ोसी देश है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और ये इसकी 2 कैपिटल है। एक तो लेजिस्लेटिव कैपिटल है जो कि रिसेंटली में रेलवेज के एग्जाम में पूछा गया था कि लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है। बहुत सारे लोग कोलंबो लगा रहे थे, वो आंसर गलत हो जाएगा। लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे और इसकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैपिटल है कोलंबो। याद रखना है, डिफरेंस याद रखिएगा, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। बात की जाए प्रेसिडेंट की तो गोटाबाया राजपक्षे इनके प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे हैं। दोनों भाई भाई हैं, छोटा भाई प्रेसिडेंट है और बड़ा भाई प्राइम मिनिस्टर है। आगे बात करते हैं, अब बात होगी इंटरनेशनल करंट अफेयर से। जो भी इंटरनेशनल करंट अफेयर बना है उसकी यहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। आगे बात करें तो पहला करंट अफेयर है यूएस और बांग्लादेश मिलकर, बांग्लादेश होस्ट कर रहा है, एक एक्सरसाइज कर रहा है, एयर एक्सरसाइज मतलब हवाई एक्सरसाइज कर रहा है, कोप साउथ 2022। पूछा जा सकता है ये कि कोप साउथ 2022 यूएस और कौन सा देश मिलकर कर रहा है। उसमें अगर भारत ऑप्शन में होगा तो आप तुरंत भारत लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा कोप साउथ 2022 को भारत नहीं यूएस और बांग्लादेश मिलकर कर रहे हैं और बांग्लादेश के ढाका में इसको होस्ट किया गया है। याद रखिएगा दोनों की एयरफोर्स ये वाली एक्सरसाइज कर रही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक ऐप लॉन्च की, वो ऐप इसलिए चर्चित में है क्योंकि वो टोबैको साउथ ईस्ट एशिया में इसको लॉन्च किया गया है और क्विट तंबाकू के नाम से एक ऐप लॉन्च की गई है WHO के द्वारा। आपको पता होगा इनका ऑलरेडी एक कैंपेन चल रहा है, क्या? कमिट टू क्विट कैंपेन WHO का है, ये 1 साल पहले से इन्होंने चला रखा है। साथ साथ तंबाकू के जो भी हार्म इफेक्ट्स हैं उनको बताया जाएगा क्विट तंबाकू ऐप के माध्यम से।
तो अगर आप क्विट करना चाहते हैं तो आप इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर सकते हैं। और साउथ ईस्ट एशिया में इसको लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा। यहाँ पर बात की जाए तो क्विट तंबाकू ऐप है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्विट तंबाकू ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। भारत की अगर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे दी जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसको फाउंड किया गया था 7 अप्रैल 1948 को, और इसके इस समय पर डीजी हैं टेड्रोस अधनोम। आगे बात की जाए, और ये बहुत ज़्यादा चर्चित भी रहे, टेड्रोस अधनोम कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ चुके हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इथोपिया के ये इथोपिया देश से ये बिलोंग करते हैं। आगे बात की जाए तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने इमरजेंसी एक्ट को पहली बार इन्वोक किया है, मतलब पहली बार लगाया है। और जब जो चीज़ पहली बार होती है वो आपसे पूछी जाती है। कनाडा वो देश है जो कि दुनिया में सबसे बड़ी कोस्टल लाइन बनाता है, याद रखिएगा, ये नॉर्थ अमेरिका का एक देश है कनाडा, ठीक है। वहां पर इमरजेंसी लगी है, जस्टिन ट्रूडो वहां के प्राइम मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये लगाई गई है। बात की जाए कनाडा की, तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा, करेंसी है कनेडियन डॉलर। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है, इजराइल पहली कंट्री बन गया है। जब पहली बनता है तो सिंपल सी बात है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इजराइल पहली कंट्री बना है जिसने अपने सिविलियन एयर स्पेस पर ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है, जिसकी परमिशन पहले लेनी पड़ेगी, लेकिन ये ऐसा पहला देश बना है जो कि सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन उड़ाया जा सकता है। यहाँ पर बात की जाए तो परमिशन, जो सर्टिफिकेट है वो कौन देगा कि भाई हम उड़ाए कि ना उड़ाए, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इजरायली सिविल एविएशन अथॉरिटी के द्वारा इसको, इस सर्टिफिकेशन को दिया जाएगा कि आप उड़ा सकते हैं सिविल एयर स्पेस में अपने ड्रोन को। यहाँ पर बात की जाए तो इजराइल भी बहुत ज़्यादा चर्चित रहा, बहुत ज़्यादा भारत से नज़दीकियाँ इसकी बड़ी हैं, तो इसके जितने कैपिटल हो गया, इसकी करेंसी हो गई, इसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, दो सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। बात की जाए इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और इसकी करेंसी है इजरायली शेकेल। इजाक हर्जोग यहाँ के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नेफ्ताली बेनेट है। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है जर्मनी से। जर्मनी के प्रेसिडेंट हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, नाम याद रखिएगा, फ्रैंक वाल्टर स्टेमियर इनका नाम है। ये दूसरे कार्यकाल के लिए प्रेसिडेंट चुने गए हैं जर्मनी के चांसलर जो रिसेंटली में चुने गए, याद रखना इनका नाम है ओलफ स्कॉर्च इनके चांसलर चुने गए हैं नए रिसेंटली में। बात की जाए जर्मनी की, तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और करेंसी है यूरो। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है पॉल हेनरी सेंटागो डमीबा, जो कि बुर्किना फासो एक देश है, अफ्रीका का एक देश है, वहां के ये इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने तख्ता पलट कर दिया है। नाम याद रखना है पॉल हेनरी सेंटागो डमीबा इनका नाम है। और बुर्किना फासो ज़्यादा चर्चित देश नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है इसकी कैपिटल क्वागाडागोआऊ, इस तरीके से नाम है, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। करेंसी की बात की जाए तो वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक इसकी करेंसी है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे स्पोर्ट्स से संबंधित, जो भी स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है वो यहां पर डिस्कस किए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हरियाणा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की मेंस टीम और केरला की वुमेन्स टीम ने वॉलीबॉल का जो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है उसको जीत लिया। हराया किसको है, तो दोनों टीमों ने रेलवेज को हराया है, जो कि रेलवे की टीम अपनी होती है इंडियन रेलवे की, उनको हराया है, आपको ध्यान रखना है। मेंस में हरियाणा ने जीता है, वुमेन्स में केरला ने जीता है। याद रखना है इसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया, जो नेशनल सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है भुवनेश्वर में। नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। आगे बात की जाए तो अगला है चलेशिया जो एक टीम है, इंग्लैंड का एक टीम है, इंग्लिश क्लब है, इसके द्वारा जो भी फीफा क्लब वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया गया उसको जीत लिया गया। तो आपसे बात की जाए फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियंस कौन बने हैं, तो चेल्सा बने हैं। इन्होंने हराया किसको है, तो पाल्मेरास को हराया है। पाल्मेरास नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था अबू धाबी में, फीफा क्लब वर्ल्ड कप, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, चेल्सा के द्वारा जीत लिया गया। बात की जाए ये तीसरा ऐसा इंग्लिश क्लब बना है जो कि जीता है
वर्ल्ड कप, जो क्लब वाला वर्ल्ड कप होता है फीफा का, वो इससे पहले कौन जीत गया? तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के द्वारा और लिवरपूल के द्वारा पहले जीता जा चुका था। चेल्सिया तीसरा बना हुआ है जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप को जीता है। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस अवार्ड को आईसीसी के द्वारा पिछले साल जनवरी में ही स्टार्ट किया गया था और इस साल का जो 2022 का जनवरी का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। तो यहां पर डिस्कस करते हैं उसके बारे में। कीगन पीटरसन जो कि इंग्लैंड कह रहा हूं, साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, और हीथर नाइट जो इंग्लैंड की कैप्टन है वुमेन टीम की, इन दोनों को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया आईसीसी के द्वारा। बात की जाए, साउथ अफ्रीका के कीगन पीटरसन है और हीथर नाइट इंग्लैंड की वुमेन टीम की कैप्टन है। दोनों नाम याद रखने हैं, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है, ऋषभ पंत भारत से बिलोंग करते हैं, भारत की टेस्ट टीम के विकेट कीपर हैं। इनको ESPN क्रिकसिंफो टेस्ट बैटिंग अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया। और भी बहुत सारे अवार्ड दिए गए, लेकिन भारत में ये इकलौते पर्सन है जिनको ये अवार्ड मिला है। तो अब इनका नाम आपको याद रखना है, ऋषभ पंत इनका नाम है। टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 का इन्हें दिया गया है ESPN क्रिकसिंफो। बात की जाए और दूसरे अवार्ड जो दिए हैं उनके नाम भी बता दीजिए। तो यहां पर बात करते हैं, केन विलियमसन जो कैप्टन ऑफ द ईयर से सम्मानित किए गए, न्यूजीलैंड के ये कैप्टन है, नाम याद रखना है। तो बैटिंग का किसको मिल गया? ऋषभ पंत को। तो बॉलिंग की बात कर ले, टेस्ट बॉलिंग अवार्ड किसको मिला है? तो काइल जेमिसन जो कि न्यूजीलैंड के बॉलर है, नाम याद रखना है इनका भी। आगे बात करें तो इंग्लैंड के बॉलर हैं ओली रॉबिन्सन, जिनको डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर, मतलब डेब्यू में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए इनको दिया गया है अवार्ड, ओली रॉबिन्सन। आगे बात की जाए, साकिब महमूद जो कि पाकिस्तान के बॉलर हैं, इनको ओडीआई बॉलिंग प्राइज मिला है। ये जो ओली रॉबिन्सन है, ये टेस्ट के डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किए गए, और काइल जेमिसन जो टेस्ट बॉलर के लिए इनको अवार्ड दिया गया। लेकिन साकिब महमूद जो कि पाकिस्तान के बॉलर हैं और इनको ओडीआई बॉलिंग प्राइज से सम्मानित किया गया ESPN के द्वारा। आगे बात की जाए तो अगला T20 की बात की जाए तो T20 में बैटिंग अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉस बटलर इंग्लैंड के प्लेयर हैं। तो ओडीआई में बैटिंग और T20 में बॉलिंग अवार्ड मिला है पाकिस्तान के प्लेयर को। नाम याद रखना है, इनका नाम क्या है? तो फ़कार जमान मिले हैं। फ़कार जमान को टॉप बैटिंग प्राइज मिला है ओडीआई का, और शाहीन मत समझिएगा, शाहीन अफरीदी को मिला है T20 का बॉलिंग अवार्ड। याद रखिएगा, ये सारे अवार्ड हैं, लेकिन ऋषभ पंत वाला अवार्ड आपको याद रखना है, वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत से वो बिलोंग करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है लेटेस्ट अपॉइंटमेंट का। जो भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं उनकी यहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जी अशोक कुमार ये इंडिया के पहले नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं। पहले बने हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ये नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, ये किसके अंतर्गत काम करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, ये कोऑर्डिनेट में काम करने वाले हैं NSA अजीत डोवाल के, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। इनका नाम है जी अशोक कुमार। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है, शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है गेमिंग ऐप A23 का। A23 एक कैंपेन चला रहा है, शाहरुख खान के माध्यम से उसको प्रमोट भी करेगा, चलो साथ खेले कैंपेन। शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो इसको आप प्रमोट करते हुए आपको दिखेंगे। आगे बात की जाए तो बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं मनोज तिवारी जी। ये दिल्ली के रोहतास नगर से इस समय सांसद हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। इनको बनाया गया है बिहार के खादी और दूसरे जो हैंडक्राफ्ट है उनका ब्रांड एम्बेसडर। यहां पर बात की जाए बिहार की, तो बिहार के कैपिटल है पटना, गवर्नर है फागू चौहान और नीतीश कुमार यहां के चीफ मिनिस्टर हैं। आगे बात की जाए तो IAS ऑफिसर है, इनका नाम है विनीत जोशी, जो कि CBSE के चेयरमैन बनाए गए हैं। CBSE का मतलब है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहां पर बात की जाए तो इन्होंने जगह ली है मनोज आहूजा की। याद रखना है नाम, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में।
सीबीएसई की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर मतलब हेड ऑफिस है दिल्ली में और इसको फाउंड किया गया था 1962 में। जिस साल चाइना का वॉर हुआ था भारत के साथ उसी साल इसको फाउंड किया गया था। नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। आगे बात करें तो इल्कर आईसी को एमडी और सीईओ बनाया गया है एयर इंडिया का। एयर इंडिया आपको पता होगा भारत सरकार ने टाटा ग्रुप को मतलब बेच दी है, कह सकते हैं, मतलब टाटा ग्रुप ने खरीद ली है और आईकर आईसी को एमडी और सीईओ बनाया गया है एयर इंडिया का। बात की जाए टाटा ग्रुप की तो इसको फाउंड किया गया था जमशेद जी टाटा के द्वारा और इसके फाउंडर मतलब फाउंड कब किया गया था तो 1868 में मुंबई में इसे फाउंड किया गया था और मुंबई ही इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है देवाशीष मित्रा प्रेसिडेंट बने हैं आईसीएआई के। तो आईसीएआई क्या है तो आपको बता दूं ये अकाउंटेंट से रिलेटेड, चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड एक संस्था है, आपको ध्यान रखना है, भारत की संस्था है। इसके प्रेसिडेंट बने हैं देवाशीष मित्रा। नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। और लास्ट क्वेश्चन है कृषि नेटवर्क ऐप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकार हैं। इनको बनाया गया है कृषि नेटवर्क ऐप का ब्रांड एम्बेसडर। नाम याद रखिएगा पंकज त्रिपाठी, ये इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर अब बात होगी बुक और ऑथर से रिलेटेड। यही 4 बुक हैं जिनकी हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसका नाम है आर.ओ. खन्ना जी ने डिग्निटी इन अ डिजिटल एज बुक को लिखा है। नाम याद रखना है, पूरी बुक का नाम है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, ये बुक का नाम है, नाम याद रखना है। सैमुअल मोयन ने बुक लिखी है ह्यूमने हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबंडेंट पीस एंड रीइन्वेंटेड वॉर। इस बुक को लिखा सैमुअल मोयन ने, पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। अगली बुक है बिल गेट के द्वारा लिखी गई, बिल गेट आपको पता होगा पैसों में काफ़ी बेहतर है, मतलब बहुत टाइम तक ये नंबर 1 पोजीशन पर रहे और माइक्रोसॉफ्ट से बिलोंग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं और इन्होंने बुक लिखी हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। इस बुक को याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। राजीव भाटिया जी के द्वारा बुक लिखी गई इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स। इस बुक को लिखा गया राजीव भाटिया जी के द्वारा, बुक को याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।